आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि लाप्लास संशोधन का आधार यह है कि वायु में संपीड़न और विलयन के क्षेत्र में मध्य ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता है। जो हिस्सा होता है संपीड़न का हिस्सा, विलयन का हिस्सा, उस क्षेत्र में ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं है, ये कहा जा रहा है लाप्लास के संशोधन के आधार पर। जबकि तर्क ये दिया जाता है कि वायु ऊष्मा का एक बुरा चालक होता है और वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है अभिकथन और तर्क के रूप में। तो हमें संबंध देखना है कि अभिकथन और तर्क क्या सही होते हैं और क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं, ऑप्शन ए और बी के हिसाब से। और अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत, ऑप्शन सी। और इसी तरह अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है हमें। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ध्वनि के लिए, ध्वनि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होती है तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ध्वनि एक प्रकार से एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग के अनुसार ये अनुदैर्ध्य रूप से, मतलब अनुदैर्ध्य इसकी प्रकृति होती है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर पाती है, जिसमें तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में जो कंडीशन यहाँ पर होती है वो किस किस प्रकार की होती है। एक तो पहले होता है यहाँ पर संपीड़न और दूसरा होता है विरलन। संपीड़न एवं विरलन की स्थिति यहाँ पर होती है। ठीक, अब चूंकि इसके लिए न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन ने अपने नियम के आधार पर क्या बताया कि ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें संपीड़न और विलयन होता है, ध्वनि किसी माध्यम में संपीड़न और विलयन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो ऊष्मा का विनिमय होता है। तो न्यूटन का सूत्र जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या लिखते हैं, v के रूप में। ध्वनि की जो चाल है v के रूप में अगर हम उसे लिखें तो ये वर्गमूल के अंदर आता है k बटे रो के रूप में, k बटे रो। k हमें क्या बताता है, आयतन, प्रत्यास्थता, गुणांक के मान को बताएगा। ठीक है, और रो जो है वो घनत्व को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने ये कहा कि ऊष्मा का विनिमय बराबर से होता है। ठीक है, ऊष्मा का विनिमय होता है, उसने ये बोला कि संपीड़न की अवस्था में जो ऊष्मा यहाँ पर अतिरिक्त उत्पन्न होती है वो वायुमंडल को दे दी जाती है। ठीक है, बाहर फेंक दी जाती है। ठीक है, और इसी तरह विलयन की अवस्था में वायुमंडल से ऊष्मा की कमी होने पर ऊष्मा ग्रहण कर ली जाती है। तो इस प्रकार से ऊष्मा का विनिमय होता है। लेकिन लगभग उसके 100 वर्ष के बाद लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने इनके सिद्धांत को बताया। लाप्लास ने सूत्र के आधार पर, अपने सूत्र के आधार पर बताया कि ये जो न्यूटन द्वारा नियम दिया गया था वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो ध्वनि का जो वेग है संबंधित होगा, वो यहाँ पर संबंधित होगा यहाँ पर गामा p बटे रो के रूप में। ठीक है, तो गामा यहाँ पर क्या बताता है, गामा यहाँ पर बताता है कि गैसों के लिए उनके विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात कितना है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जब संपीड़न की अवस्था होती है या विलयन की अवस्था होती है तो संपीड़न की अवस्था पर हम जानते हैं कि ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होती है तो ऊष्मा को बाहर फेंकने की आवश्यकता है। इसी तरह विलयन की अवस्था में ऊष्मा की कमी होती है तो बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है ताप को समान बनाए रखने के लिए, जैसे कि न्यूटन ने अपने नियम के आधार पर बताया था कि ये एक समतापी प्रक्रम होता है। ठीक है, ध्वनि का संचरण एक समतापी प्रक्रम होता है। लेकिन लाप्लास ने अपने सूत्र के आधार पर बताया कि देखिए, सबसे पहले तो हम वायु की बात कर लेते हैं। वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम के लिए जहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण चाहिए होता है ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, संपीड़न और विलयन की अवस्था इतने तीव्र समय में होती है, तीव्र समय में होती है कि इस स्थिति पर संपीड़न में से ऊष्मा वायुमंडल की तरफ या वायुमंडल से ऊष्मा विलयन की अवस्था में अंदर की तरफ नहीं आ पाती, संचरण नहीं हो पाता। तो तीव्र समय में जब ऊष्मा संचरित नहीं हो पाती है तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया हो गई, ये तो एक प्रकार से रुद्धोष्म प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया में जैसा बताया जा रहा है कि ऊष्मा का विनिमय जो है वो संभव नहीं होता है। ठीक, तो लाप्लास के सूत्र के अनुसार ये बताया गया, तो इसे लाप्लास का संशोधन हम कहते हैं। और अभिकथन जैसे बोला है कि लाप्लास संशोधन का आधार यह है कि वायु में संपीड़न और विलयन के क्षेत्र के मध्य ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं है। तो जबकि हमने ये भी बात करी कि वायु ऊष्मा का एक बुरा चालक भी है, ठीक है, कुचालक है, तथा वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता या अधिक होता है। अधिक होता है इसका मतलब यह है कि समय काफी कम होता है ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए। और वायु का पहला चीज हमने क्या कहा था, ऊष्मा का बुरा चालक होता है, कुचालक होता है, वो कंडीशन हमारे पास हो गई पहली कंडीशन। और दूसरा, ये काफी तीव्र समय में होती है, तो इस कारण से ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं हो पाता है। तो अभिकथन तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।